Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today is our sixth lecture. The name of topic is Study of Malaria as an Example of Biological Problem. बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। जी बताएं मुझे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को यूज़ करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। जी, बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किया जाता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिफरेंट मेन स्टेप्स जो थे किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको वन बाय वन स्टडी किया। उनको एक दफ़ा बाय नेम हम लोग दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। नंबर 1 रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, नंबर 2 ऑब्जर्वेशंस, नंबर 3 हाइपोथेसिस फार्मूलेशन या formulation of hypotheses, number 4 deductions, number 5 experimentation, number 6 summarization of results, and the last and the seventh number is reporting the results. रिज़ल्ट्स तक हम लोगों ने बात कर ली थी कि जब कोई हमारे पास एक चीज़ प्रूफ हो जाती है तो उसको हम लोग फिर पब्लिक कर देते हैं, यानी कि सोशल मीडिया पे डाल दिया, टीवी पे, न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में, बुक्स में उसको दे देते हैं। बेटा अब जो स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे ना, अब जस्ट पहले हम लोगों ने उन स्टेप्स को पढ़ा। अब हम लोग हर स्टेप को मलेरिया के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे कि मलेरिया का उन स्टेप्स के साथ क्या रिलेशन है और एक मलेरिया को एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसीडर करके हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें उन स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। मलेरिया, सबसे पहले मलेरिया क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको थोड़े टाइम तक बताती हूँ। तो मलेरिया वाज एन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने टर्म यूज़ की मलेरिया वाज मीन पास्ट की बात हो रही है, ये हम लोग अपने माजी की बात कर रहे हैं। मलेरिया वाज एन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान समेत जो मलेरिया था वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। 200 years ago physicians were familiar with malaria. तकरीबन 200 साल पहले, आपकी बुक में 2000 लिखा हुआ है और वो मिस्टेकनली लिखा गया है, यहाँ पे 200 ईयर्स आना चाहिए था। फिजिशियंस कहते हैं तबीब को, मुआलिज को जो इलाज करता है, जो डॉक्टर होता है। चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि फिजिशियंस और जो सर्जन्स के बारे में मैंने बात की थी। सर्जन्स वो होते हैं जो सर्जरी के थ्रू कोई ट्रीटमेंट करते हैं और फिजिशियंस वो होते हैं जो मेडिसिन के थ्रू किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं, उसका इलाज करते हैं। फेमिलियर मतलब किसी चीज़ के बारे में आगही होना, किसी चीज़ के बारे में जानना। विद मलेरिया 200 साल पहले जो फिजिशियंस थे वो मलेरिया के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें कोई प्रॉपर नो हाउ नहीं थी कि मलेरिया क्या है। बस उनकी थोड़ी अपनी ऑब्जर्वेशंस थी और अपने ही तरह से वो उसका इलाज कर रहे थे। दे डिस्क्राइब कहते हैं बयान करना। दे डिस्क्राइब्ड, उन्होंने बयान किया। इट, किसको, मलेरिया को। इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ, ये कौन सी डिज़ीज़ है। इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स। बायोलॉजिस्ट जो थे उस टाइम के, जो फिजिशियंस थे, उनका ये कहना था कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें चिल्स होती हैं, ठंड के साथ जो बंदा कांपता है। एक होती है शिवरिंग और एक होती है चिल्स। जो शिवर करना होता है वो भी कांपना होता है और जो चिल्स होता है ये भी कांपना होता है। लेकिन जो शिवरिंग होती है वो खौफ की वजह से भी हो सकती है, ठंड की वजह से भी हो सकती है, किसी वजह से भी हो सकती है। लेकिन जो चिल्स है ये सिर्फ ठंड की वजह से होती है। इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें बुखार होता है वक्फे वक्फे के साथ और ठंड के साथ बुखार होता है। यानी कि जो मरीज़ होता है उसको वो कांपता है और उसको ठंड लगती है और उसको बुखार होता है। कुछ अरसे बाद कुछ टाइम बाद उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। यानी कि उसका जो रिकरिंग अटैक्स ये होती हैं वक्फे वक्फे के साथ पै दर पे ऊपर तले जो बुखार के हमले हैं उसको होते हैं उस मरीज़ को। They observed that the disease was common in people living in low marshy areas.
अच्छा, अभी हम हमारे पास मार्शी एरियाज़ कौन से होते हैं? वो एरिया जहाँ पे जोहड़ होते हैं, जहाँ पे गंदा पानी खड़ा होता है। इन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ये जो मलेरिया की बीमारी है, ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन थी जो कि गंदे इलाकों में रह रहे थे। लो मार्शी एरियाज़, निचले दर्जे के जो मतलब जिनका गहराई जिनकी थोड़ी कम थी, मार्शी एरियाज़ में रहने वाले लोगों के अंदर जो मलेरिया है, ये बीमारी ज़्यादा थी। इट वॉज़ थॉट दैट, ये सोचा गया, द स्टैग्नेंट वाटर ऑफ मार्शीज़, जो गंदा पानी था, स्टैग्नेंट वाटर जो खड़ा हुआ, जैसे कि जोहड़ का पानी नहीं होता, अगर मैं कॉमन लैंग्वेज यूज़ करूँ तो जो छप्पड़ होते हैं, किसी भी जोहड़ का पानी, किसी छप्पड़ का पानी जो कि काफ़ी अरसे से एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, जो किसी जगह पे बह नहीं रहा, बहता हुआ पानी साफ़ होता है, और जो खड़ा रहता है पानी, उसके अंदर से एक फाउल स्मेल पैदा होनी शुरू हो जाती है और वो बहुत गंदा पानी होता है। इस तरह के पानी को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के पानी को कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर। अब स्टैग्नेंट वाटर ऑफ मार्शेज, जोहड़ों का जो गंदा पानी था, पॉइजनड, जहर आलूद कर दिया किसको? द एयर, हवा को, एंड एज अ रिज़ल्ट, और उसके नतीजे के तौर पे, ऑफ ब्रीदिंग एयर, इस हवा में सांस लेने के तौर पे बाद क्या हुआ कि लोग जो थे उनको दे गॉट मलेरिया। अच्छा, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जो गंदे इलाकों में रहने वाले लोग थे, उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा होती थी। उनका ये ख्याल था, उन्होंने ये सोचा, किन्होंने सोचा? बायोलॉजिस्ट ने सोचा। उन्होंने ये सोचा कि जो गंदा पानी है जोहड़ का, वो उस हवा को ज़हर आलूद कर देता है। ज़हर आलूद करना मतलब उसके अंदर ज़हर फैल जाता है, वो ज़हरीला पानी जो है वो हवा को भी ज़हरीला कर देता है, और इस ज़हरीली हवा के अंदर जब लोग सांस लेते हैं तो उनको मलेरिया हो जाता है। ये उनकी एक अपनी सोच थी, उनकी अपनी थिंकिंग थी। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे कि स्टडी ऑफ मलेरिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मलेरिया क्या है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय मलेरिया, और व्हाट इज़ मलेरिया, या फिर डिफाइन मलेरिया। तो आप कैसे आंसर करेंगे उसको? मलेरिया हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू इटालियन वर्ड्स, दो अतालवी अल्फाज से निकला है मलेरिया, माला और एरिया। दो कौन से वर्ड्स हैं? माला और एरिया। ये दोनों कौन से वर्ड्स हैं? ये इटालियन वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं? इटालियन वर्ड्स। और मलेरिया किन दो अल्फाज से निकला है? माला और एरिया। माला मीन्स बैड, एरिया मीन्स एयर। मलेरिया हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू इटालियन वर्ड्स, माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। इसके साथ आप नेक्स्ट ये बताएंगे कि इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ठंड की वजह से बुखार होता है और वक्फे वक्फे के साथ बुखार होता है। मलेरिया दो इटालियन वर्ड से डिराइव किया गया है, माला जिसका मायने है बैड और एरिया जिसके मायने है एयर। फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम वॉलंटियर्स ड्रैंक स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द मार्शेस, दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं इसमें वो ये बता, वॉलंटियर्स होते हैं रज़ाकाराना तौर पे अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने वाले। ये अब क्या हुआ कि कुछ लोग थे, उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा है कि गंदे पानी की वजह से मलेरिया हो रहा है, कि वो जो गंदा पानी है जब वो फ़िज़ा में शामिल होता है तो उस हवा को भी ज़हर आलूद कर देता है, और उस हवा या उस फ़िज़ा में जब कोई सांस लेता है तो उसको मलेरिया हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि कुछ पेशेंट्स को लिया, उनको कहा कि आप लोगों को पहले भी मलेरिया है, तो आप लोग यूँ करें कि कुछ और जो लोग थे उनको कहा कि आप ना जिनको मलेरिया नहीं था उनको कहा कि आप लोग ना अल्लाह की रज़ा के लिए, मतलब मैं बस तजर्बा करना चाह रहा हूँ क्या कि ये बात सच है कि गंदा पानी पीने की वजह से मलेरिया होता है। तो जो कुछ वॉलंटियर्स थे ना, उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए रज़ा कराना तौर पे उस गंदे पानी को पिया, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि उन लोगों को मलेरिया नहीं हुआ। यहाँ पे फिर ये बात साबित होगी कि मलेरिया जो है वो गंदे पानी की वजह से नहीं होता। इस बात को फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए आप लोग यहाँ छोड़ दें, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इस बात को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट आगे। 17th सेंचुरी में जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ, न्यू वर्ल्ड इसको क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि कोलंबस ने जब डिस्कवर किया अमेरिका को, उससे पहले तक नहीं पता था कि अमेरिका भी है, क्योंकि ये समंदर पार था।
तो न्यू वर्ल्ड क्योंकि इसको इस वजह से कहा जा रहा था कि समंदर की दूसरी तरफ भी आबादी है, तो यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, मशरिक़ में रहने वाले लोगों के लिए वो एक नई दुनिया ही थी जो अमेरिका था। जब 17वीं सदी में 17th सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, अच्छा ये 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग, अब कौन सी सेंचुरी है जी? जब डेट लिखते हैं आप लोग तो क्या लिखते हैं? 2020, आजकल 2020 लिख रहे हैं। तो ये कौन सी सदी है? ये हमारे पास 20वीं सदी है। तो अब हम लोग कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं? 17th सेंचुरी की। सेंचुरी किसको कहते हैं? सदी को, यानी कि 100 साल मिलके एक सेंचुरी बनाते हैं। 17वीं सदी में जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ था ना, तो अमेरिका से बहुत सारे पौधे लाए गए। कहाँ पे? यूरोप। मैनी प्लांट्स फ्राम अमेरिका वर सेंट बैक टू यूरोप टू बी यूज्ड एज मेडिसिन्स। अब लोग बीमार हो रहे थे और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी थी कि मतलब 1/3 लोग इसकी वजह से मर रहे थे। यानी कि अगर 3 लोगों को मलेरिया हुआ है तो उसमें से एक बंदा ज़रूर मर जाता था और 2 बंदे जो हैं वो रिकवर हो जाते थे। ये ऐसी थी उस टाइम पे जैसे आजकल कोरोना है। तो बस फिर क्या था कि लोग मर रहे थे, साइंटिस्ट या जो डॉक्टर्स थे उनके पास प्रॉपर कोई एक ट्रीटमेंट नहीं था। तो जब नया अमेरिका जब डिस्कवर किया गया अमेरिका को, तो अमेरिका से एक दरख्त की छाल को यूरोप भेजा गया। वो दरख्त कौन सा था? दरख्त की छाल थी क्यूना की। ये बहुत सूटेबल थी किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए सूटेबल थी? मलेरिया के इलाज के लिए। द बार्क ऑफ अ ट्री नॉन एज क्वीना वाज वेरी सूटेबल फॉर क्योरिंग फीवर्स। बुखार को, मलेरिया की वजह से जो बुखार हो रहा था उसको क्योर करने के लिए ये दरख्त था जिसका नाम था क्वीना। उसकी बार्क कहते हैं उसकी छाल को, जो अगर आप किसी भी बड़े दरख्त के तने के साथ बैठते हैं तो अगर हाथ से जो चीज़ हम लोग उतार सकते हैं, जो इसका ऊपर वाला छिलका होता है उसको बार कहते हैं। तो जब नया अमेरिका जब डिस्कवर हो गया था तो अमेरिका के अंदर एक दरख्त मौजूद था जिसका नाम था क्वीना। इस क्वीना की जो छाल थी दरख्त की वो मलेरिया के इलाज के लिए बहुत मुआविन साबित हो रही थी, बहुत मददगार साबित हो रही थी। तो क्या किया कि अमेरिका ने दरख्त की छाल को यूरोप सेंड किया, वहाँ पे लोगों के इलाज के लिए इसको यूज़ किया जा रहा था। अब क्या हुआ कि इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई। ऑन इट्स ग्रेट डिमांड इट वाज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप। जब जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई, अब वहाँ पे ये ख़त्म हो रहा था। अमेरिका में इसकी जो अमाउंट थी, जो इसकी क्वांटिटी थी वो कम हो रही थी और यूरोप में और बाकी एरियाज़ में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो अब अमेरिका के लिए ये पॉसिबल नहीं रहा था कि वो ज़्यादा जो क्यूना की बार्क्स हैं वो यूरोप भेजता रहे। अब क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई थी, इसकी डिमांड बढ़ गई थी, हर बंदा ये चाहता था कि मुझे मलेरिया ना हो जाए या मैं मलेरिया की वजह से मर ना जाऊं। तो उसने क्या किया कि मतलब इसका जो था ना प्राइस इसकी, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं आजकल की कोरोना का कोई भी एक छोटी सी चीज़ जिसको कहा जाता है कि ये कोरोना के लिए बहुत हेल्पफुल है, वो चीज़ या तो मार्केट से गायब हो जाती है, अगर मिलती भी है तो प्योर फॉर्म में नहीं होती और होती भी बहुत महंगी है। तो ऐसा अब से नहीं, बहुत साल पहले, सदियों पहले भी ऐसा ही होता था। लोग तब भी बहुत ईमानदार नहीं थे, कुछ थे जैसे कि आजकल भी कुछ लोग हैं ऑनेस्ट हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग जैसे कि तब भी डिसऑनेस्ट थे, आजकल भी हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे, डिसऑनेस्ट मतलब जो ईमानदार नहीं थे, मर्चेंट्स ताजर को कहते हैं, बिगेन टू सब्सटीट्यूट ऑफ अनदर ट्री सिनकोना। अब जो कुछ बददियानत ताजिर थे उन्होंने सिनकोना की जो छाल थी वो एज अ क्यूना उसको उसके मुतबादिल के तौर पे ले लिया। यानी कि जो क्यूना की छाल थी वो सिनकोना की छाल से मिलती जुलती थी। अब क्यूना तो मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने सिनकोना की बार्क को, उसकी छाल को एज अ क्यूना ट्रेड करना शुरू कर दिया, उसकी तिजारत करना शुरू कर दी। दैट डिसऑनेस्टी प्रूव मच वैल्यूएबल फॉर मैनकाइंड। अब देखिए होता क्या है, अब अल्लाह ताला को रहम आया ना अपनी मखलूक पे। अल्लाह ताला ने कहा कि लोग तो बहुत बददियानत हैं, अल्लाह ने रहम करना था, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि उसमें इतनी शिफा डाल दी। अब ये जो उनकी डिसऑनेस्टी थी ये इंसानियत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। कैसे? वी नो द रीज़न, हमें पता है इसकी रीज़न क्या है। सिनकोना बार कंटेन्स क्यूनीन दैट इज़ effective in treating the disease. Physicians treated malaria with cinchona without understanding the cause of malaria. अब ये जो डिसऑनेस्टी थी ना मर्चेंट्स की, ये इंसानियत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। कैसे? अब जो
क्यूना यूज़ कर रहे थे ना बार्क मलेरिया को क्योर करने के लिए, उसके अंदर भी क्यूनिन की थोड़ी सी अमाउंट मौजूद थी। लेकिन जो सिनकोना की बार्क थी, सिनकोना दरख्त की जो छाल थी, उसके अंदर क्यूनिन की अमाउंट ज़्यादा थी। तो अब जो लोग सिनकोना यूज़ कर रहे थे वो ज़्यादा जल्दी सेहत याब हो रहे थे, जो लोग क्यूना यूज़ कर रहे थे उनको सेहत मिल तो रही थी, उनकी सेहत जो है वो रिकवर हो रही थी, लेकिन उसके बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो अल्लाह ताला की मदद से क्या हुआ कि सिनकोना जो थी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई एज़ कम्पेयर टू क्वीना। फिजिशियन ने फिर सिनकोना को यूज़ किया मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, लेकिन अभी तक उन्हें मलेरिया की असल जो प्रॉब्लम थी, जो उसकी असल रीज़न थी, जो काज थी, उसके बारे में पता नहीं था। जी, तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम लोगों ने मलेरिया को पढ़ा एज एन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम लोगों ने ये देखा कि मलेरिया जो है ये दो इटालियन वर्ड से निकला है। माला मीन्स बैड और एरिया मीन्स एयर। मलेरिया में क्या होता है कि फीवर होता है चिल्स के साथ और रिकरिंग अटैक्स होते हैं फीवर के। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि लोगों को पहले इसका कुछ आइडिया नहीं था कि इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। देन जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो क्वीना की जो बार्क है उसको एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता रहा। जब उसकी वहाँ पे पैदावार कम हो गई तो लोगों ने जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे उन्होंने सिनकोना की बार को उसके मुतबादिल सब्स्टिट्यूट कहते हैं, मुतबादिल को सब्स्टिट्यूट जो है ये उसके मुतबादिल को, यानी कि किसी की जगह पे कोई चीज़ इस्तेमाल करना। तो क्वीना की जगह पे सिनकोना को यूज़ करना शुरू कर दिया और सिनकोना जो थी ये ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रूफ हुई एज़ कम्पेयर टू क्वीना, क्योंकि इसके अंदर क्यूनिन की अमाउंट ज़्यादा थी। तो लोगों ने जो फिजिशियन मतलब जो हमारे पास तब के ज़माने के डॉक्टर थे, उन्होंने मलेरिया का इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक मलेरिया की प्रॉपर जो हमारे पास काज थी, जो इसके फैलने की वजह थी, वो हमें साबित नहीं हो सकी थी हम पर। तो ये हमारा टॉपिक जो है ये कंटिन्यू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि मलेरिया की रीज़न, इसका जो काजेटिव एजेंट है वो कब डिस्कवर हुआ। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि मलेरिया के फैलने की वजह क्या थी, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1 बाय 1 जो हमारे मेन स्टेप्स हैं उनको मलेरिया के साथ रिलेट करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।